आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 5 को मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषताएं क्या हैं, ये लागू कैसे किया जाता है। आज मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बता रही हूँ। इम्परफेक्ट कंपटीशन है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दोनों में ही प्राइस डिटर्मिनेशन एक सेम ही पाया जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको सामने दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ कर्व्स होते हैं, कुछ रिवेन्यू कर्व होते हैं, कुछ कॉस्ट कर्व होते हैं। तो सबसे पहले हम रिवेन्यू कर्व की बात कर रहे हैं। जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है कि AR और MR वक्र दोनों नीचे की ओर गिरते हुए हो रहे हैं। इसके यदि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR वक्र एक्सिस के OX एक्सिस के समानांतर होते हैं, अर्थात पूर्णतया लोचदार होते हैं। और मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में ये दोनों वक्र बेलोचदार इनइलास्टिक होते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों वक्र फ्लैट टाइप के होते हैं, जिसका कारण ये होता है कि इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट पाया जाता है, निकट स्थानापन्न वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR वक्र जो होते हैं वो OX रेखा के समानांतर होते हैं और मोनोपोली में बेलोचदार होते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में दोनों AR और MR वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी अपन ये भी कह रहे हैं कि सीमांत आय का औसत आय से कम होना, अर्थात AR की अपेक्षा MR कम होता है। इसका कारण ये होता है कि उत्पादक यदि अपनी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को बेचना चाहता है तो वह पहले से कम कीमत पर उन इकाइयों को बेचता है। नेक्स्ट आपका है संतुलन बिंदु पर सीमांत आय और सीमांत लागत का बराबर रहना, इक्विवेलेंट ऑफ मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, अर्थात संतुलन बिंदु पर दोनों AR और MR दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम बात करेंगे अल्पकाल में फर्म का असामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट टू फर्म इन शॉर्ट पीरियड। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न फर्मों के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो आपस में एक दूसरे की स्थानापन्न तो होती हैं, और यदि वस्तुओं के निकट स्थानापन्न होने की संभावना कम होती है तो फर्मों की एकाधिकारात्मक शक्ति बढ़ती है और भी ऊंचा मूल्य वसूल कर अपने लाभ में वृद्धि कर सकती है। इसके विपरीत यदि वस्तुएं निकट स्थानापन्न अर्थात क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं तो फर्मों की एकाधिकारात्मक शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में आपको स्पष्ट किया गया है। जो डायग्राम में आपके सामने दो नंबर का दिखाया गया है, इसमें हम देख रहे हैं OX एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को लिया गया है और OY एक्सिस पर कीमत या कॉस्ट को लिया गया है। जब हम एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि उत्पादक के पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसके कारण उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर अपन बात करें ON वस्तु की मात्रा है और कीमत कितनी है, OP के बराबर या NP1 के बराबर है। AR कर्व कहाँ टच कर रहा है, N2 बिंदु पर E1 बिंदु पर E2 बिंदु पर AR कर्व टच कर रहा है और E1 बिंदु पर AC कर्व टच कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलन बिंदु की, इक्विलिब्रियम पॉइंट की। फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट बिंदु कौन सा प्राप्त हो रहा है, E बिंदु पर उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बिंदु प्राप्त हो रहा है, क्योंकि E बिंदु पर MR बराबर MC के है और MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती हुई कहाँ ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात फर्म के संतुलन का बिंदु कौन सा है, E बिंदु है। यह हमने पहले भी आपको बताया था, मोनोपोली में भी यही बात की गई थी कि फर्म के संतुलन बिंदु की दो शर्तें होती हैं। अब हम देखेंगे फर्म को यहाँ पर नॉर्मल, एबनॉर्मल या लॉस प्राप्त हो रहा है, तो हम देख रहे हैं AR और AC के बीच का डिफरेंस क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं E1 बिंदु पर AC कर्व दिखाई दे रहा है और E2 बिंदु पर AR कर्व दिखाई दे रहा है, अर्थात AC कर्व नीचे है, AR कर्व ऊपर है, अर्थात फर्म को प्रति यूनिट E1 E2 के बराबर प्रॉफिट हो रहा है और कुल प्रॉफिट जो प्राप्त हो रहा है P(E1 E2 P1) के बराबर उसको कुल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर यूनिट प्राइस कितनी है, NU2 के बराबर है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, NE1 के बराबर है और टोटल प्रोडक्शन कितना है, ON के बराबर है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ON E2 P1 माइनस ON E1 P इक्वल टू P(E1 E2 P1)। ये फर्म का टोटल प्रॉफिट इसको गेन हो रहा है। अब बात करेंगे फर्म को अल्पकाल में क्या सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है,
तो नॉर्मल प्रॉफिट टू फर्म इन शॉर्ट टर्म, फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ उस स्थिति में मिलता है जब फर्म की वस्तु के निकट कोई मांग कमजोर होती है या उसके निकट सब्स्टिट्यूट उपलब्ध होता है। जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट किया गया है, डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा वही लिया गया है, आउटपुट को लिया गया है, ओ वाई अक्ष पर अपने कीमत और लागत को लिया है। यहाँ में वही फर्म का संतुलन बिंदु देखना है, ई बिंदु फर्म का संतुलन बिंदु है जहाँ एम आर बराबर एम सी के है और एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जा रही, अर्थात फर्म का संतुलन बिंदु ई हो गया। अब हमें देखना है फर्म को यहाँ नॉर्मल, एबनॉर्मल या लॉस हो रहा है, तो हम देख रहे हैं ए आर और ए सी के बीच का डिफरेंस शून्य के बराबर नगण्य है, अर्थात ए आर कर्व ए सी कर्व को इवन बिंदु पर टच कर रहा है, अर्थात फर्म को यहाँ पर शून्य लाभ या सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है। यहाँ पर अपन देखेंगे पर यूनिट प्राइस कितनी है, NE1 के बराबर है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, NE2 के बराबर है, और टोटल प्रोडक्शन कितना है, ON के बराबर है, और टोटल सामान्य लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, ONE1P माइनस ONE1P इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, अतः फर्म को यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है। अब हम बात करेंगे लॉस टू फर्म टू इन शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल में फर्म को क्या हानि हो रही है या हानि हो सकती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ फर्म को अल्पकाल में हानि हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो वही सबसे पहले हम देखेंगे ई बिंदु पर फर्म के संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, एम आर बराबर एम सी के और एम सी कर्व एम आर रेखा को नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ में देखने में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ए सी कर्व ऊपर की ओर है और ए आर कर्व नीचे की ओर है। जब ए सी ऊपर है, ए आर कर्व नीचे है, तो फर्म को पर यूनिट लॉस हो रहा है E1 E2 के बराबर, और कुल टोटल लॉस हो रहा है P E1 E2 P1 के बराबर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फर्म इस हानि की स्थिति का सामना करते हुए अपने उत्पादन को जारी रखती है या बंद कर देती है। तो हम किसको देखते हैं, एबीसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यदि फर्म को एबीसी अर्थात और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की प्राप्ति होती है तो फर्म अपने उत्पादन को कंटिन्यू रखेगी, अन्यथा अपने उत्पादन को क्लोज कर देगी। तो हम देख रहे हैं एबीसी कर्व कहाँ है, क्यू बिंदु पर एबीसी कर्व दिखाई दे रहा है, और ऊपर हमारा कौन सा है, ए आर कर्व कहाँ है, E1 बिंदु पर है, अर्थात एबीसी कर्व से एबीसी से ज्यादा हमारी क्या है, कीमत है। जब कीमत ज्यादा हो रही है, एबीसी कम है, तो फर्म अपने आधे भविष्य में लाभ की आकांक्षा से अपने उत्पादन को जारी रखेगी। यदि फर्म की कीमत एबीसी अर्थात क्यू बिंदु के नीचे आ जाएगी तो फर्म अपने लाभ को, अपने उत्पादन को बंद कर देगी। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग पीरियड, दीर्घकाल में संतुलन। दीर्घकाल में एक फर्म मांग के अनुसार आदर्श उत्पादन, जिसको बोलते हैं अपन ऑप्टिमम आउटपुट के लिए अपने प्लांट में सुधार कर सकती है। यदि कुछ अपने प्लांट में वह कुछ चेंज करना चाहे, मशीन वगैरह में सुधार करना चाहे, तो इतना टाइम होता है दीर्घकाल में कि वह उसमें सुधार कर सकती है। दीर्घकाल में जब एडजस्टमेंट समाप्त हो जाता है तो सीमांत आय, जिसको अपन कहते हैं MC और MR, और सीमांत लागत के बराबर MC के बराबर हो जाती है। दीर्घकाल में एक फर्म को ना तो असामान्य लाभ एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है और ना ही असामान्य हानि एबनॉर्मल लॉस प्राप्त होता है, वह सामान्य लाभ में ही एबनॉर्मल प्रॉफिट में ही बनी रहती है। यदि मान लीजिए फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो उसके लाभ को देखकर बाहर से जो फर्में होती है वो नई फर्म में समूह ग्रुप, जिसको कहते हैं, समूह में प्रवेश करेंगी और पुरानी फर्मों की असामान्य लाभ की स्थिति कमजोर पड़ने लगेगी, क्योंकि नई फर्में पुरानी फर्मों की वस्तुओं के निकट स्थानापन्न का उत्पादन करके उन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगी। इस पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण अतिरिक्त लाभ घटकर सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह हानि की दशा में हानि से बचने के लिए कुछ फर्में समूह से बाहर हो जाएंगी, जिससे वस्तु की पूर्ति घटेगी और पूर्ति घटते घटते जब वस्तु की कीमत बढ़ने लगेगी और हानि की स्थिति समाप्त हो जाएगी। अतः फर्म को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। ये जो अपन डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका जो अल्पकाल या शॉर्ट पीरियड का जो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है, सेम वही डायग्राम है। अंतर सिर्फ इसमें ये है कि ये लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें LMC LAC कर्व का यूज किया गया है। मतलब लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड एवरेज रेवेन्यू और लॉन्ग पीरियड मार्जिनल रेवेन्यू। जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट है, वही ON अक्ष पर हमने आउटपुट को लिया है, OY अक्ष पर हमने कॉस्ट और प्राइस को लिया गया है। ई बिंदु अपना वही फर्म के संतुलन का बिंदु है, जहां LMR बराबर LMR बराबर LMC
और LMC रेखा LMR कर्व को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जा रही है। फिर अपन देख रहे हैं कि फर्म को यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं LAC और LMC के बीच का डिफरेंस क्या है, शून्य या नगण्य है, इसलिए फर्म को यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ। लॉन्ग पीरियड में तीनों चीज़ों की संभावना रहती है, शॉर्ट पीरियड में तीनों चीज़ों की संभावना होती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में फर्म को हमेशा सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है। इस तरह से आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।